हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आगामी बहुत सी परीक्षाएं हैं, जैसे यूपी पेट की हैं या आरओ की परीक्षा आने वाली है, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ हो या फिर अग्रिम जो भी यूपीएससी या यूपी पीसीएस में सीसैट का पेपर हो या मेंस में हिंदी का जो सामान्य पेपर होता है, उसकी तैयारी के लिए हमें हिंदी लैंग्वेज पे काम करना पड़ता है। तो हिंदी लैंग्वेज या हिंदी भाषा के अंतर्गत आज सबसे बेसिक चीज़ शुरू करेंगे और वो है वर्णमाला। जब आप वर्णमाला को जानेंगे तभी आप उसके आगे व्याकरण ठीक से कर पाएंगे। तो वर्णमाला जब हम कहते हैं तो आपके दिमाग में अक्षर आते होंगे बहुत सारे। तो अब वर्णमाला को जरा अलग अलग करके देखते हैं। वर्ण बताइए, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? एक ऐसा ध्वनि समूह जिसका खंड न किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं या फिर अक्षर कहते हैं। अभी हमने बताया ऐसी ध्वनि जिसका खंड न किया जा सके उसे हम अक्षर कहते हैं। अक्षर का क्या अर्थ होता है? अक्षर का अर्थ होता है, अक्षर का अर्थ होगा जिसका क्षरण ना हो, उसे क्या कहेंगे? अक्षर। ध्यान से देखिए, कभी कभी बहुत सारे शब्द अपने बनावट में, अपने रूप रंग में ही अपने अर्थ को छिपाए होते हैं। जैसे अक्षर में अगर हम छ हटा देते हैं, अगर हम अ हटा देते हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्ष और र, यानी कि क्षर मतलब क्षरण। जिसका क्षरण हो उसे क्या कहेंगे? क्षरण हो रहा है। और जिसका क्षरण नहीं होता है उसे क्या कह रहे हैं? अक्षर। यानी कि अब अगर यहाँ पर आ का अर्थ देखें तो अ क्या है? अनिषेधात्मक है। यहाँ पर क्या है? अनिषेधात्मक है। इस तरह के कुछ और अक्षर हैं जो आप बता पाएंगे जिनमें अनिषेधात्मक हो? ये जरूर देखिएगा। जैसे एक शब्द मैं और लिखती हूँ, अखंड। अब अगर अ हटा दीजिए तो खंड, यानी कि जो खंडित हो सकता है, और अगर आ लग गया तो इसका मतलब क्या हुआ? अखंड, जिसका खंडन ना किया जा सके। ये एक वाक्य के लिए भी आता है कि जिसको खंडित ना किया जा सके वो क्या होगा? वो अखंड होगा। इसको हम बाद में देखेंगे। अभी तो सिर्फ आप ये जान लीजिए कि अक्षर किसे कहते हैं। तो अक्षर वह ध्वनि समूह है कि जिसका क्षरण संभव ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अक्षर कहते हैं। अब बात आती है कि अक्षर देखिए, अक्षर में ये भी अक्षर है और ये भी अक्षर है। इन दोनों में भेद कैसा है? तो इन दोनों में जो कॉमन भेद है वह है यह स्वर है और यह व्यंजन है। यहां तक तो बात समझ में आ रही होगी। देखिए, वर्ण क्या होता है? जिसका खंड न किया जा सके। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला होती है अक्षरों की समूह। अक्षरों का जो समूह होगा बहुत सारा, उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं वर्णमाला। और जब वर्णमाला कहेंगे तो उसमें स्वर भी आता है और व्यंजन भी आता है। यहां तक बात समझ में आई? अब पूछा जाता है कि स्वर और व्यंजन, इनमें क्या अंतर है? तो स्वर और व्यंजन में एक बेसिक अंतर है कि स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं और जो व्यंजन होते हैं वह स्वर पे आधारित होते हैं। कैसे? आइए समझाते हैं। जब आप कोई व्यंजन लिखते हो, का, ठीक से जब उच्चरित करेंगे का, तो यहाँ पर आ का उच्चारण आपको साफ सुनाई दे रहा होगा। यानी कि जो का बना हुआ है वो का प्लस आ से मिलकर क्या बना? का। ऐसे ही जब खा लिखेंगे तो खा में क्या है? आ की ध्वनि उच्चरित हो रही है, तो आ की ध्वनि जब उच्चरित होगी तो इसे क्या कहेंगे? खा। तो ये हो गया स्वर, एक हो गया व्यंजन। स्वर के माध्यम से आप जान गए कि स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन जो है वो स्वर पे आधारित होते हैं। अब हम इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं और कितने होते हैं, ये जानना सबसे जरूरी है। तो आपको इनके नंबर्स पता है या अगर लिख दिया जाए तो पहचान जाएंगे? जैसे आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ, औ, अंग और अह। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 है। कुछ का मानना है कि ये जो है स्वर नहीं है, कुछ विद्वानों का, और कुछ विद्वान तो री को भी नहीं मानते हैं। तब भी अगर स्वरों की संख्या पूछे तो कितनी होगी? 11। और अगर री को हटा देंगे तो कितनी हो जाएगी? 10। ये विवादास्पद है, अमूमन 11 माने जाते हैं, क्योंकि अगर कामता प्रसाद गुरु को देखेंगे या वासुदेव नंदन को, या सबकी अपनी अलग अलग धारणाएं हैं, तो आप किसी एक के आधार पे नहीं कह सकते। ये प्रश्न के ऊपर भी निर्भर करेगा। और सबसे अच्छी बात कि अगर आपको कॉमन याद रखना है तो 11 आप याद रखेंगे। अब देखिए सवाल कैसे बनते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, और एक होता है प्लूत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन सा होगा? जिसमें कम सांस वायु खींचनी पड़ती है। और दीर्घ कौन सा होगा? जिसमें अधिक खींचनी पड़ रही है। और प्लूत स्वर क्या होता है? जहां पर 3 मात्राएं हों, यानी कि इन दोनों की अपेक्षा तिगुनी बार मतलब ऊर्जा लगती हो, उसे कहते हैं प्लूत स्वर। अब ये हिंदी साहित्य में उतना इम्पोर्टेंट रहने गया, हिंदी लिटरेचर में ना कह के, बल्कि हम हिंदी लैंग्वेज कहें तो ज्यादा सही है। ये संस्कृत के लिए है। जैसे पहले देखिए, पहले आपने देखा होगा अगर कहीं ओम ऐसे लिखा जाता था, ये। अब हिंदी में आप देखे होंगे कि ओम कैसे लिखा जा रहा है, या तो ऐसे लिखा जा रहा है और या फिर ऐसे लिखा जा रहा है। तो अब इसका प्रचलन हिंदी में रहा नहीं, इसलिए ऐसे प्लूत स्वर अब हिंदी में पूछे भी नहीं जाते। बता इसलिए दिया कि अगर कंपटीशन में ये पूछा जाए तो आपको ये न लगे कि आपको ये चीज पता नहीं है या बताई नहीं गई है। तो ह्रस्व स्वर जान लिया आपने, दीर्घ स्वर जान लिया, और आपने प्लुत स्वर जान लिया। अब यहाँ पे प्रश्न कैसे बनते हैं? मान लीजिए कि 4 स्वर दे दिया है, ई दे दिया, छोटा ऊ दे दिया, उसके बाद में फिर ए दे दिया और आ दे दिया, ठीक है। इनमें से आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि इनमें से कौन सा एक शब्द जो है वो ह्रस्व स्वर है, छोटा स्वर है। तो आप क्या बताएंगे? बहुत सीधी सी बात है, आप जानते हैं कि आ और ई दोनों ही छोटे स्वर हैं, और जबकि ऊ जो है ये बड़ा ऊ जो है ये दीर्घ स्वर है। आपने आसानी से दोनों को छांट लिया, इसको बाहर कर दिया। या अगर बड़ा पूछता तो आप इन दोनों को एलिमिनेट कर देते, इसको बता देते आप। तो ये कब पता होगा? जब आपको सारे स्वर पता होंगे कि किन किन के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन की। अभी हमने बताया व्यंजन कौन से हैं। देखिए का वर्ग, का वर्ग में क्या आएगा बताइए? क, ख, ग, घ और अंगा। ऐसे ही चा वर्ग, तो च, छ, ज, झ और इया। ऐसे ही क्या आएगा? टा वर्ग आएगा, तो ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। ऐसे क्या आएगा? ता वर्ग आएगा, तो ता, था, द, ध, न। ऐसे ही पा वर्ग है। ये वर्ग में क्यों कह रही हूं? वर्ग कहने के पीछे एक कारण है। कुल 5 वर्ग हैं, बाकी बाद में देखेंगे। तो का वर्ग के अंतर्गत ये ध्वनियां हैं। अच्छा एक बात, ये जो 5 ध्वनियां हैं, का, अंगा, ये जो ध्वनियां हैं जहां बाद में अंगा है या इया है, ठीक है, तो इन सब ध्वनियों को आप कहीं ना कहीं बताएंगे कि यह नाद ध्वनि है। इस पे भी बाद में बात होगी। आप सबसे पहले वर्गों को जानिए, क्योंकि इन वर्गों के आधार पे भी सवाल पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ता था, ता दे देगा, दा दे देगा, पा दे देगा, फा दे देगा या का दे देगा। अब इसमें से आपसे ये पूछ लेगा कि पा वर्ग के अंतर्गत कौन सी ध्वनियां नहीं है या कौन सी ध्वनि है। तो आपको जब ये बात पता होगी तो आप बहुत ही साधारण रूप से इस सवाल को हल कर पाएंगे।
ऐसे ही इनका उच्चारण स्थान होता है। सवाल उच्चारण स्थान को देख लीजिए, ये कहां से उच्चारित होंगे? कंठवर्ण से। कंठवर्ण, ये कंठवर्ण है। अब आपको जब ये पता होगा कि ये कंठवर्ण है, ये तालु वर्ण है, ठीक है, तब तो आप अंदाजा लगा पाएंगे। ये दंत है, ये मूर्धा है और ये ओष्ठ है। अब देखिए कंठवर्ण, फिर से वही बात, यहाँ पर ध्वनि दे देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ग, यहाँ पे लिख देते हैं प, यहाँ पे लिख देते हैं म, और यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी वर्ड आप लिख लीजिए जो आपको अच्छा लगे, ठा लिख दीजिए। अब आपसे पूछा जाए कि इन ध्वनियों में ऐसी कौन सी ध्वनि है जो कंठ से उच्चारित होती है? कंठ से उच्चारित होती है। ग, प, म, ठ। अब चूंकि आपने पहले से पढ़ रखा है कि कंठ वर्ग के अंतर्गत कौन सी ध्वनियां हैं? क, ख, ग, घ, अंगा है, तो आपको मालूम है, तो यहाँ पर कौन सा है? ग। ग कौन सा हो जाएगा? कंठवर्ण से उच्चारित ध्वनि हो जाएगी। इसी तरीके से प कहां से आ जाएगा? प होगा ओष्ठवर्ण से उच्चारित। इस तरह से सवाल खूब पूछे जाते हैं, और आपको जब ये बातें पता होंगी तभी आप आगे जाकर के ग्रामर या वाक्य शुद्धि ठीक से कर पाएंगे, या स्वर या व्यंजन का जब फर्क पता होगा तभी आप आगे जाकर के वाक्यों को ठीक से समझ पाएंगे। अब देखिए एक इसमें छोटा सा ट्रिक है कि आप पहचानोगे कैसे। तो इसमें सब तो नहीं, लेकिन जैसे दंत है ना, दंत, तो ता में ता के बाद क्या आता है? त, थ, द। इसमें द आ रहा है, तो इस वर्ग में द है और द से दंत। आई बात समझ में? तो यहां से आप दंत पकड़ सकते हो कि हाँ भाई ये दंत की ध्वनियां हैं। कंठवर्ण है, कंठवर्ण आप सीधे सीधे समझ सकते हैं। हाँ, कंफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है? तालु में है या मूर्धा में है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी कोई चीज आपको नहीं समझ में आएगी कि जिसके आधार पे आप तय कर पाएंगे ये इस वर्ण का। उसके लिए आपको रटना ही एक सटीक रणनीति हो सकती है। तो आप फिर से देखिए, का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है। अब कुछ शब्द और बचे हुए हैं, उनको देखेंगे। जैसे एक अंतस ध्वनि होती है, अंतस ध्वनियां होती हैं, बताएंगे कौन कौन सी? एक ऊष्म ध्वनि होती है, ऊष्म ध्वनि हो गई, और एक मिश्रित होती है जिसे संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। मिश्रित ना लिखना चाहे तो संयुक्ताक्षर लिख दें। अंतस ध्वनियां कौन कौन सी हैं? य, र, ल, व। और ऊष्म ध्वनि कौन सी हैं? श, श, श और ह। ये ऊष्म ध्वनियां हैं। संयुक्त अक्षर आपको पता है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। छ, ज्ञ, त्र। और कोई हो तो जरूर बताइएगा। अब आप देखिए, जब आपको अंतस ध्वनियां पता होंगी, जब आपको ऊष्म ध्वनियां पता होंगी, जब आपको संयुक्ताक्षर ध्वनि पता होगी, तो वर्ण से जो भी सवाल पूछा जाए, चाहे वह उच्चारण स्थान के आधार पे हो, चाहे ध्वनि के प्रारूप के आधार पे हो, चाहे स्वर या व्यंजन के आधार पे हो, तो आप निश्चित रूप से इसको बता पाएंगे और आपका सवाल आसानी से सही हो जाएगा। अब व्यंजन में हमें और बहुत सारी बातें जाननी है कि कौन से अल्प प्राण होते हैं, कौन से महाप्राण होते हैं, कौन से घोष हैं या कौन से अघोष हैं। लेकिन उसके लिए अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक आप इतनी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।